नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे चारधाम यात्रा जारी, बाधाएं भारी। उत्तराखंड में मानसून का प्रभाव इस साल प्रदेश के मुख्य चारधाम यात्रा पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ा है। बता दें कि भारी वर्षा, भूस्खलन के खतरे को देखते हुए यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन के लगातार प्रयास से यात्रा को सुचारू भी किया गया, लेकिन यमुनोत्री धाम की यात्रा मार्गों को अधिक क्षति होने के कारण अभी तक यात्रा को रोका गया था। मौसम में सुधार होने और सड़कों की मरम्मत के साथ चारधाम यात्रा और पंजीकरण प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। हालांकि हाल ही में तेज बारिश के चलते सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाने से गंगोत्री और यमुनोत्री की तीर्थ यात्रा अभी स्थगित थी। सड़क मार्ग चालू हो जाने से इन दोनों तीर्थ स्थलों की यात्रा फिर शुरू होने जा रही है। जिला अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार यात्रा का प्रबंधन या निलंबन करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण चारधाम यात्रा 5 सितंबर तक अस्थायी रूप से रोक दी गई थी और इस बीच आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं भाजपा सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू हो, इसके लिए वहां के जिलाधिकारी व अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से यमुनोत्री धाम के मार्ग को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, जिसके चलते यात्रा को दोबारा से शुरू किया जाएगा। सरकार पूरी तरीके से श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा करवाने से लेकर धामों के आसपास व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के कार्य को लेकर भी गंभीर है। वहीं विपक्ष ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अब की बार मानसून ने जमकर तबाही मचाई है। खासकर बात करें उत्तरकाशी की तो वहां भारी नुकसान देखने को मिला है, जिसने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा भी बुरी तरह से प्रभावित की है। लिहाजा दूसरे चरण की चारधाम यात्रा को दोबारा सुचारू कराने की तैयारी की जा रही है। गंगोत्री धाम की यात्रा 9 सितंबर से शुरू हो चुकी है। अब यमुनोत्री धाम की यात्रा आज से शुरू करने की कवायद की जा रही है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि धराली आपदा के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा बीते दिन से शुरू हो चुकी है, लेकिन यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बाधित है। ऐसे में हाईवे सुचारू करने के साथ ही यमुनोत्री धाम की यात्रा का निर्णय आज लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौसम और सड़क मार्ग की स्थिति को देखते हुए यात्रियों को सीमित संख्या में गंगोत्री धाम भेजा जा रहा है। वर्तमान में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू, नालूपानी, हेलगुगाड़, डबरानी संवेदनशील स्थान है, जहां रुक रुक के भूस्खलन हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर और सड़क मार्ग को सुचारू करने के लिए पर्याप्त मशीनरी एवं टीमें तैनात की गई हैं। यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग को लेकर डीएम आर्य ने बताया कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे जंगल चट्टी, बनास, फूल चट्टी के पास क्षतिग्रस्त है। जंगल चट्टी में करीब 150 मीटर सड़क मार्ग का हिस्सा ध्वस्त हुआ था, जिसे सुरक्षित और समतलीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी तरह बनास में करीब 40 मीटर सड़क का हिस्सा ध्वस्त हुआ है। फूल चट्टी में भी सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिसे नेशनल हाईवे की ओर से 12 सितंबर तक सुचारू करने का भरकस प्रयास सफल माना जा रहा है। इसके साथ ही डीएम ने यात्रियों से भी अपील करते हुए कहा कि गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी एसओपी का पालन करें। वहीं चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं ने खराब सड़कों को लेकर निराशा जाहिर की है। इसको यात्रा को हम चूंकि पहला जो चैलेंज है कि हम ये चैलेंज ले रहे हैं, हमारी टीमें इस समय उस स्थिति पे है कि हम लोग उसको सुचारू कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको लिमिटेड संख्या में करा है कि लिमिटेड नंबर रहेगा जिस पे हम यात्रा में हमारे लोकल टैक्सीज के माध्यम से ही यात्रियों को आगे भेजेंगे। और जो हमारे सेंसिटिव जगह हैं उसमें हमारे वॉचर्स, हमारा जो होमगार्ड पीआरडी है या पुलिस का ड्यूटी है वो रहेगा। बीआरओ का अपना इक्विपमेंट्स उन्होंने कहा है कि हम लोग रखेंगे, जो सेंसिटिव मैंने 4 जगह बोली है। उसके अतिरिक्त बीच बीच में मशीनें रखी हैं, परंतु ये होता है इस समय अब चूँकि धूप भी आ रही है तो पहाड़ों का चटकने का रहता है, उसके बावजूद हम लोग इसको सिक्योर तरीके से दिन के टाइम में ही लिमिटेड नंबर पे चलाएंगे। 21 तारीख से निकले हुए हैं हमारे घर से और हरिद्वार आए, और हरिद्वार आने के बाद पता चला भाई कि गंगोत्री यमुनोत्री
अभी थोड़ा बंद है। तो हम वहाँ से निकले तो पहले यमुनोत्री आए और यमुनोत्री से गंगोत्री गए। दोनों रास्ता पास में जाने तक बंद था। इसके बाद हम केदारनाथ गए। केदारनाथ में प्रशासन की ये हालत थी, वहाँ भी बंद था। बहुत मुश्किल से प्रभु के दर्शन हुए। इसके बाद बद्रीनाथ भी 7 तारीख तक बंद बताया। तो 3 दिन हम रास्ते में रेस्ट हाउस में रुके थे होटल में। उसके बाद हम वापस बद्रीनाथ का दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद वापस इच्छा की एक अनाउंस हुआ भाई 5-7 दिन में हो जाएगा रास्ता चालू प्रशासन का। रात से आए हैं, 2 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। एक हमको कितना खर्चा हो रहा है। हम बीच तक यहाँ आके प्रशासन ने बताया कि यहाँ से रुक जाओ। हमको प्रशासन ने ऐसा बोला कि 13 तारीख को खुल जाएगा। तो हमारा खर्चा पानी वो सब क्या होगा। हमको बीच में अटक गए, हम वापसी भी नहीं जा पाएंगे। हम क्या करेंगे अब। हमको भी हमारी भी कुछ गिनती होती है। अब हमने यहाँ तक आ गए, हमको 2 दिन का खर्चा पानी, हमको आगे जा भी नहीं सकते। क्या करेंगे अब। हमको 13 तारीख की डेट दी हुई थी कि हमको यमुनोत्री जाना है। और मेरा तो पहले से ही बुकिंग था 4 धाम का, पर हमने चेंज करवा दिया था। पहले ऐसा बोला था कि यमुनोत्री गंगोत्री जो धाम है 2 धाम वो अभी तक बंद है। पर अभी परसों मेरे को पता चला कि प्रशासन ने वो क्लियर कर दिया है कि 13 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सीधे इधर आ गए। और यहाँ पे अभी मैंने ये चीज़ देखी है कि जिसकी मतलब चवन्नी चलती है ना, वो तो आराम से ईजीवे में निकल सकता है। और जिसकी कोई चवन्नी नहीं चल रही, बेचारा आराम से बैठा है, खर्चा कर रहा है यहाँ पे बैठ के। जिसका बजट ही नहीं है वो अपना बजट भी गाड़ रहा है यहाँ बैठ के। ये चीज नहीं देखी जा रही। बाकायदा ये सर खुद यहाँ पे आए थे और 2 आदमी निकले, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे, और ऊपर से सलाम करके निकली है। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ धाम को जाने वाली हेली सेवा अब और महंगी कर दी गई है। उत्तराखंड UCADA ने हेली सेवा के किराए में 49% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे श्रद्धालुओं को इस बार अपनी जेब और अधिक ढीली करनी पड़ेगी। ये नई दरें 15 सितंबर से लागू होंगी। हालांकि इसके लिए DGCA की अंतिम अनुमति मिलनी आवश्यक है। UCADA के CEO आशीष चौहान ने बताया कि किराया बढ़ोतरी का फैसला आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। हाल के वर्षों में 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसों ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इसके चलते DGCA ने हेली सेवाओं के लिए कड़े मानक लागू किए हैं। इसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, PTG कैमरे, ATC, BHF सेट और सिलोमीटर जैसे तकनीकी सुधार शामिल हैं। साथ ही देहरादून के सहस्त्रधारा और सिरसी में 2 कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं और 22 ऑपरेटरों की टीम उड़ानों पर नजर रखेगी। इन सभी उपायों के लिए अतिरिक्त लागत के कारण किराए में बढ़ोतरी की गई है। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉटीज आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज है? 49% के आसपास का इंक्रीमेंट है, जो कि जैसे पहले के टिकट्स जो थे वो 6000 और 8000 के, और अभी के जो टिकट्स हैं वो 8500 और 12000 के आसपास में। सर ये सिक्योरिटी के दौरान शुरुआत में हेली सेवाएं लगातार दुर्घटना का शिकार हुई, जिससे जान माल का भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब दोबारा से अगर हेली सेवाएं शुरू हो रही हैं तो उसके लिए सरकार ने क्या सुरक्षा के उपाय किए हैं, यूकाडा ने कितनी मॉनिटरिंग की है, कितना जो है DGCA उन पर नज़र रखने वाला है, ये सारे सवाल हैं। क्योंकि 4 धाम यात्रा के लिए बड़ी श्रद्धा से श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं और जब हेली सेवाएं लापरवाही के कारण दुर्घटनाग्रस्त होती हैं तो इससे जान माल का भी नुकसान होता है और उत्तराखंड की छवि भी पूरे देश में खराब होती है। हम बार बार हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का कहना ये है कि जो वर्तमान BJP सरकार है, या हम यूँ कहें जो ये राष्ट्रीय दल हैं, इनका कोई भी सुनियोजित कार्यक्रम नहीं होता है। अभी आप सभी देख रहे हैं कि जहाँ मौसम विभाग लगातार मौसम की बिगड़ती स्थिति को बता रहा है, वहीं अगर BJP ने ये ऐलान कर दिया है कि 4 धाम यात्रा शुरू की जाए तो ये बहुत ही खतरा है, बहुत ही रिस्क है, और इसमें यात्रियों को भी सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति में कैसे यात्रा की जाए। लेकिन दुर्भाग्य है या विडम्बना है, यूँ कहें कि BJP सिर्फ आंकड़ों पर करती है कि हमने इस बार इतने यात्री भेज दिए हैं, लेकिन उसमें कितने यात्री सुरक्षित हैं, उनका क्या पुख्ता इंतजाम है, इनकी कभी उन्होंने देखने की और सोचने की कोशिश नहीं की है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की 4 धाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए
प्रतिबद्ध हैं और उनके द्वारा यमुनोत्री में जिस तरह से जो रोड खराब वहाँ पर हो रखी है उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहाँ पर रास्ते को खोला जाए और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने भी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहाँ सुचारू किया जाए और इसको लेकर के मुझे लगता है कि कल से यमुनोत्री यात्रा खोल दी जाएगी। कि साल 2013 की आपदा के बाद से साल 2025 तक हर साल मानसून के दौरान उत्तराखंड ने कई जख्म झेले। हर साल ये बारिश न केवल चारधाम यात्राओं को प्रभावित करती है बल्कि प्रदेश में भारी नुकसान पहुंचाने के साथ ही कई लोगों की जान भी लेती है। साल 2021-22 के अलावा साल 2024 और अब साल 2025 में भी बारिश ने उत्तराखंड को गहरे जख्म दिए हैं। इस मानसून में प्रदेश को अब तक 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान के साथ आम जनता की जान भी गई है। वहीं इसका असर पहाड़ की आजीविका को मजबूत करने वाली चारधाम यात्रा बंद करने से रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। यही वजह है कि सरकार ने यात्रा को दोबारा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। लेकिन सरकार के आगे कुछ महीने बचे हैं। इस साल की चारधाम यात्रा को सुचारू तरीके से चलना भी बड़ी चुनौती बन गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। नवीन पिरशाली, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, नवीन जोशी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी, अध्यक्ष यूएसएसएम, राजेश सेमवाल जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नवीन पिरशाली जी के साथ में, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। नवीन जी, दरअसल कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। अभी लोग जो जा रहे हैं श्रद्धालु, वो भी बड़े भ्रमित हो रहे हैं कि यात्रा वापस से शुरू भी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि लोग जो पहुंच चुके हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उनकी गाड़ी रोक दी जा रही है। कई लोगों से गाड़ी आगे जाने को लेकर रिश्वत तक मांगी जा रही है। आज कुछ महिलाओं ने कई जगहों पर आरोप लगाए हैं। मुझे लगता है सरकार को सबसे पहले तो स्थिति ही स्पष्ट करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए कि आखिर वाकई चारधाम यात्रा चालू है या नहीं चालू है, क्योंकि अभी मौसम और मानसून के चलते जो आपदा आई, अलग अलग जगहों पर सड़कें खराब हुई, रास्ते खराब हुए, उसके चलते फिलहाल तो रोक लगी हुई थी, लेकिन फिर सरकार कहती है कि चालू भी की जा रही है। तो सच क्या है आखिर? जैसे आपने देखा कि मानसून की भारी तबाही की वजह से आपदाएं आई थी और लेकिन सरकार की सक्रियता और प्रशासन की भूमिका ने इसको जल्दी ही दुरुस्त करने का काम किया। आप देखते हैं कि धराली और गंगोत्री मार्ग पर और यमुनोत्री मार्ग पर सबसे ज़्यादा बाधाएं आई थी और उसमें यात्रा को गंगोत्री मार्ग पर सुचारू करने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए और एक सीमित मात्रा में, जैसे अभी वहाँ के डीएम साहब ने भी बताया कि उस यात्रा को सुचारू किया गया है। लेकिन जो पहले जितने लोग जा सकते थे उतने लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं और अभी यात्रा शुरू हुई है तो एक दो दिन जो शुरुआती दौर है उसमें थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मुझे लगता है कि एक दो दिन में ही ये पूरा जो दुरुस्तीकरण का काम है, जहाँ पर बाधाएं आती हैं वो भी सही हो जाती है और उस मार्ग का टेस्ट भी हो जाता है, तो उसके बाद फिर यात्रा में थोड़ा तेजी आएगी। लेकिन जहाँ तक बात है कि अन्य श्रद्धालुओं की और उनकी बात है, लोग काफ़ी मात्रा में पहले ही पहुंच जाते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि सरकार की पास भी जो अभी बाधाएं आ रही हैं उसको देखते हुए एक आप कह सकते हैं कि लिमिट है, उस लिमिट में ही हमें काम करना है और उस लिमिट के अंतर्गत सरकार काम कर रही है, सरकार का प्रशासन काम कर रहा है। और जहाँ पर मार्गों में जितनी बाधाएं जहाँ पर आती हैं वहाँ पर टीमें तैनात की गई हैं, पॉकलैंड मशीनें जैसी मशीनें रखी हैं, पीआरडी के जवान लगाए हैं, ताकि कोई कहीं पर भी कोई हादसा होने की संभावना अगर हो तो उसको पहले से रोका जा सके और यात्रा को आगे पीछे उसकी वजह से किया जाए। कहाँ रोकना है, कहाँ चलाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और जनता से भी अपील है कि इसमें सरकार का सहयोग और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कई जगह मार्गों पर काम चल रहा है। यमुनोत्री मार्ग पर काम अब लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़ा पैच वहाँ पर हट गया था 150 मीटर का लगभग, उसको ठीक किया गया है। कहीं 40 मीटर का था, तो बड़ी सड़क गायब हो गई थी, उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी जिस प्रकार से सरकार ने अपनी सक्रियता दिखाई और प्रशासन ने अपना काम किया और एक तय समय में ये काम हुआ है, इसके लिए एक अच्छा संकेत उत्तराखंड की इस चारधाम यात्रा के लिए है, जो उत्तराखंड की आर्थिकी है। गरिमा जी, ठीक है। नवीन जोशी जी का रुख कर लेंगे, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। नवीन जी क्या कहना चाहेंगे? नवीन पिरशाली साहब का कहना है कि अभी बड़ी संख्या में लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन आज एक खबर सामने आई थी जिसमें एक महिला द्वारा
पुलिस कर्मियों पर जो रास्ते में बैरिकेडिंग लगी हुई थी वहां पर से गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए घूस मांगे जाने की बात सामने आई थी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। श्रद्धालु चार धाम के लिए पहुंच रहे हैं, उनके साथ में अगर इस तरीके का रवैया होता है तो कई सारे सवाल खड़े होंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? चार धाम को लेकर अभी चर्चा काफी तेजी के साथ में हो रही है। एक तो सुरक्षित यात्रा पहले नहीं मिल पा रही है और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं कई सारे सवाल खड़े करेंगी। देखिए, चार धाम यात्रा जो चल रही है विश्व प्रसिद्ध यात्रा है और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। और उसके साथ साथ ये है कि यात्रा के दौरान लोगों की जान माल की सुरक्षा भी सबसे बड़ा सवाल है। अभी प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे राज्य के अंदर हुआ है। अभी भी कई ऐसी सड़कें हैं जो अभी क्षतिग्रस्त हैं और उसको अभी सही नहीं किया गया। अभी मैं जिलाधिकारी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम यात्रा शुरू करने का चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी पूरी जो यात्रा मार्ग है पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाया है। अभी यात्रियों के लिए सोचने का विषय है कि पूरी हमारी यात्रा सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। अभी मैं श्रद्धालु लोग आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से भी सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि हम लोग बजट बना के आते हैं, 2 दिन का हम लोग बजट बना के आए हैं, 4 दिन यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन हमारे पास आगे जाने को पैसा नहीं है, हमको वापस अपने घर जाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो यात्रा चलाई जा रही है ये पूरी सुरक्षित है या नहीं है। अभी जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों द्वारा पैसे मांगने की बात आई है, ये तो उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली बात है। इसके उसमें सरकार क्या इसमें सोच रही है, सरकार की क्या मॉनिटरिंग है। अभी जैसे कि ये हेलीकॉप्टर के किराया बढ़ाने की बात है, 49% इसमें किराया बढ़ा दिया गया है। जो श्रद्धालु अपना बजट बना के आते थे कि हम यात्रा में जाएंगे, चार धाम यात्रा करेंगे, उसमें हेलीकॉप्टर से जाएंगे, मैं समझता हूं उनकी जो मंशा वो तो आधे में रह गई है। सरकार ने इसके लिए क्या प्लानिंग करी है? सरकार की नीयत ये होनी चाहिए कि सभी वर्गों को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग से जुड़ा हो, उसको चार धाम यात्रा करने के लिए प्रेरित कर सके और उनको सारी सुविधाएं राज्य के अंदर से उनको उपलब्ध कराई जाए। आज जिस प्रकार से किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो ये भी एक सोचने का विषय है कि जो अमीर लोग हैं वो तो यात्रा कर ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके बारे में क्या सोचा जाएगा। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि यात्रा कभी भी शुरू कर दी जाती है और कभी भी बंद कर दी जाती है। जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, यात्रा रोकने से आपको मालूम है कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी, कितना बड़ा संकट हो जाएगा। जिस घर से, जो परिवार से जो लोग यात्रा में निकलते हैं, वो भी सोचते हैं कि प्रदेश में आपदा आ गई है कि हमारे परिजनों का क्या हो रहा होगा। ये और जो उनका बजट होता है वो भी पूरी तरह से चरमरा जाता है, क्योंकि अगर आदमी कोई अपना बजट बना के आया है, कोई 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, जो भी उसका बजट होगा, अगर 4 दिन के लिए आया हो, अगर 1 हफ्ते या 10 दिन रुक जाए, तो मैं समझता हूँ उसके सामने एक जो स्थिति है, बहुत विकट स्थिति उसके सामने आ जाएगी। सरकार को सभी बातों का अध्ययन करना चाहिए। जो हमारी टीम है उसको मॉनिटरिंग के लिए लगाना चाहिए। चार धाम यात्रा के लिए क्या अभी पंजीकरण करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, इसमें भी सोचना चाहिए। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसकी संख्या कितनी होगी। अभी हमारे प्रसाली जी को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम सीमित संख्या में लोगों को भेज रहे हैं। तो सीमित संख्या क्या होगी, कितने का रजिस्ट्रेशन होगा, कितने की आप बुकिंग कर रहे हैं। यूकाडा और ये DGIC इन्होंने क्या प्लानिंग बना रखी है, ये सब चीज सार्वजनिक होनी चाहिए और एक सुलभ यात्रा हम लोगों को उपलब्ध करा सके, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, ये भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बीच में जैसे यात्रा रोक दी गई है, तो हमारे जो चार धाम यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं, व्यापारी हैं, जो छोटे लघु उद्योग चला रहे हैं, जो होटल चला रहे हैं, इनके सामने भी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि उनका घर परिवार सिर्फ यात्रा से ही चलता है। तो उसमें हजारों लोग उसमें लगे हैं जो कि चार धाम यात्रा से प्रभावित होते हैं। सरकार ने उनके लिए क्या सोचा है, उनके लिए कोई पैकेज की सरकार ने घोषणा करी है या कोई घोषणा करने जा रही है, ये भी मैं प्रसाली जी से कहूंगा कि ये राज्य की जनता को बताएं। सिर्फ यात्रा चलाना मकसद नहीं होना चाहिए, यात्रा सुरक्षित हो और जो श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, किसी प्रकार के उनके सामने समस्या ना हो। अभी गंगोत्री यमुनोत्री की बात कर रहे हैं, अभी भी वहां पे यात्रा जो है रास्ते बंद है, कई जगह रोड पूरी धसी हुई है। तो ये जो हमारे सामने जो समस्या है उसको भी सरकार को देखना चाहिए, एक सुलभ यात्रा सबके सामने होनी चाहिए और ऐसा मैसेज देश के और प्रदेश के अंदर ना जाए कि उत्तराखंड के अंदर हम गए हैं और हमको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। चार धाम यात्रा सुरक्षित नहीं है, रोड की स्थिति सही नहीं है,
वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे ठीक है, रहने यानी खाने की व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्थाओं का अंबार आपके हिसाब से लगा हुआ है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों को भी हम जोड़ लेते हैं। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हमारे साथ में अध्यक्ष एसएसएम की ओर से हैं, उनका रुख करेंगे। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे? यात्रा में अव्यवस्थाओं का अंबार है, विपक्ष का कहना है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो सुरक्षित हेली सेवा का भी दावा कर रहा है, लेकिन हेली सेवा में पहले ही हमने देखा कितनी गड़बड़ियां सामने आई थी और अब तो किराए पे बढ़ाए जाने का जिक्र हो रहा है। क्या वाकई श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम उठाए गए हैं? और सबसे बड़ी बात, हेली सेवा तो बाद की बात हो गई, पहले तो जो सड़क मार्ग है यहाँ पर ही अभी सुरक्षित नहीं है। हाँ, जय हिंद गरिमा जी, आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही प्रश्न है और यही प्रश्न आम जनता के जनमानस के हृदय में भी यही प्रश्न है और उन श्रद्धालुओं के मन में भी यही प्रश्न है कि आखिर अगर हम चार धाम यात्रा जो उत्तराखंड कितनी सच्चो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र है इतनी जल्दी कैलाश जी माफी चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, हम आपके पास वापस लौटेंगे और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक दे, कहीं बच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजेश सेमवाल जी हमारे साथ में हैं और हमारे साथ में अरुण शर्मा भी हैं। राजेश सेमवाल जी का पहले रुख कर लेंगे, तीर्थ पुरोहित है गंगोत्री धाम की ओर से। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन रास्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि अभी रास्ते ठीक नहीं हैं और सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा मुहैया कराई जा रही है। क्या वाकई रास्ते ठीक है, लोग पहुंच पा रहे हैं सही तरीके से और संख्या यात्रियों की फिलहाल कैसी है? देखिए, उत्तराखंड में जो इस समय आपदा आई उसके बाद रास्तों की स्थिति खराब हुई है, लेकिन इतनी खराब भी नहीं हुई है कि यात्रा को रोक दिया जाए। आपने देखा होगा जगह जगह जो है रोड टूटी है। हमारे यहाँ उत्तरकाशी में भी जो है नालों पानी में लैंडस्लाइड हो जा रहा है, खोला जा रहा है, गाड़ियां निकल रही है सारी। यहाँ डबरानी में है, तमाम जगहों पर जो है रास्ते ठीक कर दिए गए हैं, लेकिन इन रास्तों को ठीक करते करते मेरे ख्याल से 2 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा अगर हमें देखें कि रास्ते जब ठीक होंगे। लेकिन सरकार के द्वारा जब 8-9 तारीख से जो है यात्रा खोली गई है, 9 तारीख से लगभग जो है गंगोत्री की यात्रा खोली गई है, उसके बाद यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ गए, लोग पहुंच रहे हैं, लोग गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जब यात्रा शुरू की उसके बाद कहा कि जिला प्रशासन जो है अपने हिसाब से जो है वहां की यात्रा को जो है मैनेज करेगा। उत्तरकाशी में आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी से गंगोत्री का जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। उत्तरकाशी में हिना में बैरियर लगा दिया गया है, उससे आगे केवल जो है यहाँ के जो लोकल टैक्सियां हैं वही जा पाएंगी और जो बाहर की गाड़ियां उनको सबको रोक दिया गया। बाहर से लोग बोलेरो लेकर के आ रहे हैं, उसको नहीं जाने दिया जा रहा। लोग टेम्पो ट्रेवल लेकर के आ रहे हैं, उसको नहीं जाने दिया जा रहा। मैक्स लेकर के आ रहे हैं, उसको नहीं जाने दिया जा रहा। लोगों के पास अपनी छोटी गाड़ियां वो नहीं जा रही है। लोकल जो हमारी गाड़ियां हैं वो सब आ रही है, चाहे वो टेम्पो हो चाहे पर्सनल गाड़ियां हो, सबकी आ रही है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन इन लोगों को हिना में रोकने के बाद यात्री पर अनावश्यक रूप से जो है 7 से 8 हजार रुपए का जो है अनावश्यक जो बोझ पड़ जा रहा है। एक परिवार आदमी का 5 या 6 आदमी का परिवार होता है, गाड़ी बुकिंग कर रहा है, उसको 7,000 पड़ रहा, यानी उसको गंगोत्री आने का 1200 रुपए जो है एक आदमी का 1200-1500 रुपए जो अनावश्यक पड़ जा रहा। हमने जिला प्रशासन से भी मांग की कि आप इस प्रकार की थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि बड़ी बसों को निकलने में थोड़ा सा दिक्कतें हो। हालांकि बीआरओ के जो डंपर हैं वो ऊपर नीचे पूरे चल रहे हैं, आर्मी के जो डंपर हैं वो पूरे चल रहे हैं, उन पे कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही। केवल सरकार का प्रशासन को लग रहा है कि अगर हम यात्रा बसें चलाएंगे तो दिक्कतें आएगी। तो हमने कहा कि 2-4 दिन आप उसको देख लीजिए। लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं, चाहे वो किसी का टेम्पो ट्रेवल है, चाहे वो मैक्स है, बोलेरो
है, पिकअप है, कोई भी गाड़ी है, आप उन सबको चाहे बाहर के हैं उनको आने दीजिए, ताकि लोगों पर अनावश्यक रूप से जो है आर्थिक भार न पड़े। और जिससे चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तमाम जगहों पर जो लोगों ने अपने होटल खोले हैं, अपने जो है ना व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले हैं, दुकानें हैं सबकी, यहाँ क्या हो रहा है, यात्री को जो है 9 बजे लास्ट जो है ना हिना से छोड़ा जा रहा है, वो 11 बजे गंगोत्री पहुंच रहा है, क्योंकि उसको वापस जाना है, 2 बजे के बाद यात्रा बंद हो जाएगी। वो सीधे गंगोत्री आ रहा और सही ढंग से दर्शन नहीं कर पा रहा यात्री, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठी है कि अगर मैं 2 बजे लेट हो गया तो मुझे एक दिन का अतिरिक्त भार जो है गंगोत्री में जो है ना होटल का पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए वो लगातार जो है वापस जा रहे हैं। तो हमने जो है उत्तराखंड सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री, अभी हमारे तीर्थ पुरोहितों ने जो गंगोत्री में सारे होटल एसोसिएशन ने मीटिंग भी की, डीएम साहब से हमारी वार्ता हुई है कि इस प्रकार के अनावश्यक निर्णय ऐसे न लिए जाए जिससे जो है जो बाहर से जो हमारे लोग आ रहे हैं, जिनके बल पर जो है ये उत्तराखंड चल रहा है, चार धाम यात्रा के बल पर ये उत्तराखंड की जो है आर्थिकी निर्भर है, और यहाँ आकर के लोग परेशान होकर के जाएं और यहाँ से मैसेज आए कि उत्तराखंड सरकार जो है यात्रा को मैनेज नहीं कर पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि रोड इतनी अच्छी है, लेकिन सरकार क्यों प्रशासन जो है गाड़ियां नहीं आने दे रहा। आने के बाद लोग मैसेज दे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ इतनी अच्छी रोड है, कोई दिक्कत नहीं है रोड है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है तो रोड को तो कच्ची है, उसको बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन गाड़ियां निकल रही है, छोटी गाड़ियां, लोगों की अल्टो जो सबसे छोटी गाड़ी है वो निकल जा रही है। तो जब अल्टो निकल रही है तो टेम्पो ट्रेवल भी निकल जाएगा आपका, जो है क्या से नाम जो स्विफ्ट गाड़ियां या किसी की महिंद्रा की गाड़ियां, कोई तमाम गाड़ियां निकलेगी। तो हमारा जिला प्रशासन से लेकर उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखंड ये जो हमारी जो चारधाम यात्रा है इसको विधिवत ढंग से और इसको अच्छे ढंग से जो है चलाया जाए, क्योंकि अब 1 माह का समय जो है बचा हुआ है। 22 तारीख को जो है कपाट बंद होने शुरू हो जाएंगे, और उस हिसाब से भी 15-16 अक्टूबर के बाद जो है दीपावली की जो पूजा होती है, लोग नहीं आते। 15-16 तारीख के बाद जो है सारी यात्रा जो है बंद हो जाएगी। तो आने वाले समय में लोगों के होटल हैं, लोगों ने किराए में ले रखे हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, लोगों ने लड़कों का पैसा देना है, तमाम पैसा देना है लोगों पे जो है। वैसे भी इस बार जो शुरू से ही जो है यात्रा पर जो है संकट रहा, कभी वो पाकिस्तान बॉर्डर का हो गया, कभी कुछ हो गया, इस प्रकार से परेशानियां रही है। तो मेरा तो उत्तराखंड सरकार से और जिला प्रशासन से यह है कि इस यात्रा को जो है बहुत अच्छे ढंग से चलाया जाए। और जिस प्रकार से जो ये हवा खड़ा किया जा रहा है कि रास्ते बहुत खराब हैं, इतना कहीं पर भी नहीं है। हम लोग तो पहाड़ों में पैदा हुए, दिन रात पहाड़ों में चल रहे हैं। यात्रा जब आपदा आई तब भी हम लोग ऊपर नीचे गए, गाड़ियां ट्रांसमिट की, इधर से उधर गए, जगह जगह जो है लैंडस्लाइड भी हो रहा, लोग गाड़ियां ट्रांसमिट करते निकल जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अब नालो पानी में देखो कितना बड़ा जो है फ्लड आ गया, कितना जो है ऊपर से पहाड़ टूट गया, उसके बाद जो रोड बनी वहां से सारी बसें निकल रही है। तो जो गाड़ियां वहां से पार हो रही है वो जा करके तो आगे के 100 किलोमीटर में उतनी ही उसमें जो है पार, क्योंकि जो इनकी जो बड़ी मशीन है वो बड़ी मशीन जो है रोड चौड़ी करके ले जाती है, उसमें जो है आप चाहे डंपर निकालो, बड़ी बस निकालो, सारी गाड़ियां उनमें से निकलती है। तो मेरा तो फिर अनुरोध होगा सरकार से, हमारे जो है पिरसाली जी बैठे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाएं, और जो यात्रा सुगम चल रही है, 1 महीने का जो समय रह गया है, इसमें बढ़िया ढंग से चलाएं। जो बाहर से लोग आए वो गलत मैसेज यहाँ से न लेकर के जाएं, जो पिछले वर्ष हुआ रजिस्ट्रेशन को लेकर के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी दुविधा रही है, और फिर इस बार की जो यात्रा है उसमें इस प्रकार की कोई दुविधा ना आए। और आने वाले 2026 में जब यात्रा चले तो लोगों के दिमाग में ये हवा न रहे कि रोडें बहुत खराब है, या ऐसा मैसेज न दे। जो लोग आ रहे हैं वो ले जा रहे हैं कि रोडें बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। केदारनाथ से बद्रीनाथ से लोग दर्शन करके आ गए, गंगोत्री से लोग दर्शन करके चले गए, आज यमुनोत्री की यात्रा खोल दी गई, यमुनोत्री में भी जो है यात्री जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। केवल उनको जो है एक हवा बनाया जा रहा है, रोडें खराब है, इस प्रकार का कोई एक माहौल ना बनाया जाए। लोगों को जो है आराम से लोगों को दर्शन कराएं, और बहुत अच्छे ढंग से लोगों के दर्शन होंगे, लोग अपनी यात्रा करेंगे। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, सच्चाई क्या है? अभी राजेश सेमवाल साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं, अगर वो बेहतर हो जाएंगी तो शायद यात्रा अच्छी होगी, क्योंकि अब महज कुछ समय बचा है, उसके बाद यात्रा फिलहाल अभी ग्रीष्मकालीन यात्रा समाप्त हो जाएगी। कितनी तैयारी की जानी चाहिए? विपक्ष के जो आरोप हैं वाकई सच हैं, और सत्ता पक्ष को क्या कुछ और करना चाहिए ताकि बेहतर, सबसे पहले तो सुरक्षित यात्रा कम से कम श्रद्धालुओं को मिल सके? गरिमा, देखिए, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है, और ये भी तय है कि हम कितनी भी तैयारी कर ले, अगर आपदा आएगी तो आप एक काम तो कर सकते हैं कि जान बचा सकते हैं लोगों की, अगर पहले से सावधान रहे, लेकिन वो संपत्ति या वो सड़क वो कुछ नहीं बचा सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। मैंने एक बार बहुत पहले कहा था कि हमारे पास कोई ऐसा बटन नहीं होता कि इसे ऑफ कर दें तो आपदा रुक जाएगी और ऑन कर दें तो आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब प्रकृति के हाथ में, और चूंकि हमने प्रकृति का भरपूर दोहन किया है,
इससे प्रकृति भी हमारा दोहन करने में लगी हुई है। और देखिए हम ऑल वेदर रोड बनी, सब लोग खुश हुए कि रोड काफी चौड़ी हो गई। कहीं लैंडस्लाइड भी होता था तो आधी सड़क गिरती थी, आधी फिर भी खाली रहती थी, ट्रांसपोर्ट चलता रहता था। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि पूरी की पूरी सड़क अगर साफ हो जाएगी तो उस पे कोई क्या कर सकेगा। वो निश्चित तौर पर एक ही काम होता है कि उसके बाद उस सड़क की को बनाया जाए, नए सिरे से सड़क का निर्माण किया जाए। और वो देखिए वो हो भी रहा है। मुझे लगता है कोई सरकार ये नहीं चाहेगी, किसी भी सरकारों में, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान सरकार है, किसी की भी सरकार हो, कोई ये सरकार ये नहीं चाहेगी कि यात्रा में किसी बदनामी के दाग उसके ऊपर लगे, क्योंकि इस यात्रा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी मैं कल या परसों ये देख रहा था, सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री है, उनका एक बयान आया कि अब तक 46 लाख तीर्थ यात्री यात्रा पर आ चुके हैं। ये अच्छी बात है, यात्रियों की संख्या बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसके हिसाब से सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। यात्री आए और वो नेगेटिव संदेश ले जाए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कम लोग आए, पॉजिटिव संदेश ले जाए, मुझे लगता है वो ज्यादा फायदेमंद होगा। और इसी तरफ सबका ध्यान रखना चाहिए। और जैसे सेमवाल जी बता रहे थे कि अब तो सारी जिम्मेदारी जो यात्रा के जिले हैं उनके जिलाधिकारियों को दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले लें। तो ये चलिए, ये अच्छी बात है। हालांकि वो जिलाधिकारी पहाड़ के अनुभवी नहीं होते, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके बहुत सारे महातक पहाड़ के होते हैं, इसी प्रदेश के निवासी होते हैं, तो वो उनको चीजें सही तरीके से पिक्चर समझा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं उस पिक्चर को कि कैसे क्या हो सकता है। एक बात मैं कहूंगा गरिमा, जो निश्चित तौर पर हमारे खासकर मीडिया को सोचनी चाहिए। हम सड़क बंद होती है तो जोर शोर से उसकी घोषणा कर देते हैं, अखबारों में भी लिख देते हैं, तमाम चैनलों में आ जाता है कि सड़क बंद हो गई, लेकिन जब खुलती है तब कोई नहीं बताता। और ये बड़ी गड़बड़ है। इससे यात्री उहापोह की स्थिति में रहते हैं, उनको चीजें क्लियर नहीं होती। तो ये क्लियर करना भी जरूरी है। अगर बंद हो रही है तो बंद को बताए, अगर खुल रही है तो खुले। और देखिए, मैं इस बात से सेमवाल जी की बहुत सहमत हूं कि हमारे यहाँ आपदा हर बरसात में आती है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर बरसात में सड़कें बंद होती है, फिर खुल जाती है, थोड़ी देर बंद होती है, फिर खुल जाती है, एक दिन बंद होगी, दूसरे दिन खुल जाएगी। तो ये पहाड़ का के साथ ये लुका छिपी चलती रहती है मौसम की, ये होता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये हर साल होता है और सालों से होता हुआ आया है, कोई ये नई बात नहीं है। एक चीज अभी हेलीकॉप्टर सेवा की बात उठी थी कि 7 हेलीकॉप्टर कंपनियां इस टाइम काम कर रही है, 2 बंद हो गई है, और यहाँ जो किराया है वो लगभग 50% बढ़ा दिया गया। मुझे आश्चर्य है गरिमा कि वैष्णो देवी में जो कटरा से सांझी छत जाता है वो आने जाने का किराया केवल 4400 रुपए, और जम्मू से सांझी छत, तमाम लोग यहाँ जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो चेक कर सकते हैं गूगल में, जम्मू से सांझी छत का जो किराया आने जाने का है वो 16,500 रुपए। हमारे यहाँ अगर हम किराया लगाएं तो फिर हमारे यहाँ तो इससे ज्यादा बैठ रहा है। अगर आप फाटा से लगाएं, सिरसी से लगाएं या अगस्तमुनि से लगाएं, हमारे यहाँ किराया ज्यादा है, और जबकि वहां वैष्णो देवी में श्रद्धालु बहुत ज्यादा है, तो यहाँ उतने श्रद्धालु नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर किराया ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर इसका भी एक नेगेटिव असर जाता है। जब केदारनाथ में की यात्रा 22 किलोमीटर की आज की तारीख में है, तो 22 किलोमीटर चलना हर किसी के लिए संभव नहीं है, और वैसे भी वो पहाड़ी रास्ता है। तो इसलिए अगर केदारनाथ उसको हवाई सुविधा मिले तो वो ज्यादा आसानी से आ जा सकता है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी गरिमा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। नवीन प्रशाली जी, आपने सारी बातों को सुन लिया। हर कोई सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर खींचना चाहता है जो श्रद्धालुओं को जिनका सामना करना पड़ रहा है। अभी भी बहुत सारी खामियां हैं जिनको बेहतर करके आप 4 धाम यात्रा से व्यवसायियों को बड़ा फायदा दिला सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अरुण जी ने कहा, आर्थिकी निर्भर करती है यात्रा पर। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए नवीन जी प्लीज।
सर आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है नवीन जी, आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। मेरी आवाज आ रही? जी बोलिए 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 बोलिए, अभी आ रही है आपकी आवाज़। जी जी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सभी पैनलिस्टों की, विशेषज्ञों की बात की, और सेमवाल जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बात की कि एक उत्तराखंड में जो पहाड़ का जो क्षेत्र होता है उसमें आपदा आती रहती है और वो आपदा दूर भी होती रहती है, और ऐसी आपदा आई और उसको सरकार ने दूर भी किया, सड़कें सही करी, तो यात्राएं चल भी रही है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष कोशिश कर रहा है कि यात्रा बिल्कुल भी नहीं चल रही, यात्रा असफल है, उसको सेमवाल जी ने आईना दिखाया कि नहीं, यात्रा चल रही है, पहाड़ का क्या माहौल होता है, वही अरुण जी ने बात की। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें आई, जैसे कि हेलीकॉप्टर की सर्विस की बात आई, क्योंकि अभी सरकार ने जिस प्रकार से एक्सीडेंट हो रहे थे उनको कंपनी को टाइट किया है और उन पर बहुत सारी चीज़ें ये कहा है कि ये भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो सारे मानक उनके तय किए गए। तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी ने अपना एक किराया रखा है, उसको अभी सरकार ने मंजूरी नहीं दी, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो जहाँ जो सही होगा, जो उत्तराखंड के हित में होगा, यात्रियों के हित में होगा, सरकार वो निर्णय लेगी। और जहां तक फिर एक बात आ रही है कि उत्तरकाशी में यात्री रुक रहे हैं, ऊपर आने जाने में दिक्कत हो रही है, अभी शुरुआती दौर है, सावधानी के लिए, क्योंकि एक तो सरकार ने पावर जिला स्तर पर दे दी है, लोकल स्तर पर दी है, सारे डिसीजन वहां पर इसलिए लिए जा रहे हैं कि कोई चूक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसलिए जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया पावर का, तो जिलाधिकारी निर्णय ले सकते हैं, वहां के अधिकारी निर्णय ले सकते हैं, कब यात्रा कहां पर रुकनी है, कहां पर चलनी है, उसकी व्यवस्था को देख सकते हैं। और 2-3 दिन की परेशानी मैंने कहा कि शुरुआती दौर में आएगी, जैसे ही रास्ता और दुरुस्त होगा तो बड़ी गाड़ियों को भी परमिशन दी जाएगी और सभी यात्राएं पूरी तरह से खोल दी जाएंगी। गरिमा जी ठीक है। नवीन जोशी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। नवीन जी, चीज़ें बेहतर किए जाने की बात प्रशाली साहब कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब जब इतना कम वक्त बचा है वाकई चीज़ें बेहतर होंगी? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर यात्रियों को आगे बढ़ने के लिए परमिट दिया जा रहा है तो कम से कम उनकी संख्या सुनिश्चित कराई जाए, या इस तरीके के मामले तो कम से कम ना ही सामने आए कि पैसे लेकर लोगों की गाड़ी आगे जाने दी जा रही है। अब ऐसे मामलों में तो बहुत सारे लोग आगे चले जाएंगे और आगे ईश्वर न करे कोई अगर प्राकृतिक आपदा या कहीं पर भूस्खलन जैसी घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जैसे अभी हमारे और भी पैनलिस्ट ने बोला कि आपदा प्रदेश के अंदर हर साल आती है। सवाल यह है कि आपदा तो आती है, सरकार ने इससे सबक क्या लिया है? अगर कहीं रोड टूट रही है तो उसके लिए आपदा प्रबंध मंत्रालय इनका कहाँ है? इन्होंने क्या किसी मंत्री की ड्यूटी लगाई है? इनके नेता बयानबाजी जरूर कर देंगे, डिबेट में जरूर कर देंगे यात्रा हमारी सुगम है। 1 महीने में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो जाती है, आप किराया बढ़ाने की बात करते हैं, तो आप बताइए उनको सुविधाएं आप क्या? कृषाली जी, मैं बीच में आपके नहीं बोला, आप कृपया शांत होइए, आपके बीच में मैं नहीं बोला। आपकी दुखती रख पे अगर हम हाथ रख देते हैं तो आप चिल्लाने लग जाते हैं। प्रशाली जी, ठीक है। नवीन जोशी जी, नवीन जोशी जी, जोशी जी, नवीन जोशी जी, आप प्लीज रुकिए तो प्रशाली साहब को शांत कराया जाए। ऐसा नहीं है नवीन जी, नवीन प्रशाली साहब प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले तो आप प्लीज मत बोलिए। नवीन प्रशाली जी, आप पैसे ले रहे हैं आगे, ठीक है। जोशी जी, जोशी जी, मंत्रालय क्या कर रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है? बीच में अगर आप बोलेंगे तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, मैं आपसे तेज बोल सकता हूँ। नवीन जोशी जी, नवीन जोशी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। अरे नवीन जोशी जी, आपको आवाज मिल रही है? अगर मैं टोकने में आ जाऊंगा आप तो छोड़िए, आपका भाजपा ठीक है। जोशी जी को प्लीज म्यूट कर दीजिए, नहीं बोल पाएगा। सॉरी, प्रशाली साहब को। ठीक है नवीन प्रशाली जी, नवीन जोशी जी, प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाइए, सिर्फ 1 मिनट के लिए प्लीज आप रुके। अरे आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे, मैं उनको रोकने के लिए ही बोल रही हूँ सर, बात तो सुनिए आप लोग कम से कम। और प्रशाली साहब, पहले तो सबसे पहले आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जब अपनी भी बात रख रहे थे तो हम आपको ठीक तरीके से नहीं सुन पाए, और उसके बाद अब आप बीच में बोलकर समय बेकार कर रहे हैं। विनती है सर, प्लीज शांत रहिए। पहले तो आपका टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। प्लीज सर, पहले तो टेक्निकल टू समझिए, कम से कम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। प्लीज सर थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा, आप बीच में मत बोलिएगा। जोशी जी आप कंटिन्यू करिए। देखिए, जिस प्रकार से राज्य के अंदर हर साल आपदा आती है, सरकार को चाहिए इससे सबक लेना चाहिए। अपना जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय है उसको सटीक रखना चाहिए। अगर कहीं आपदा आती है, सेमवाल जी ने कहा कि पहाड़ों में हर साल आपदा आती है, हम तो इस लोगों हमें तो मालूम है कि पहाड़ में अगर हमने जाना है, पहाड़ के रहने वाले हैं, आपदा आएगी 2-4 घंटे में सड़क खुल जाएगी, लेकिन उसके लिए मैन पावर और उसका विभाग मुस्तैद होना चाहिए। अगर कहीं सड़क गिर रही है, टूट रही है, तो उसको बनाने के लिए भी इनका विभाग वहां पे मुस्तैद होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि प्रदेश के अंदर आपदाएं आती है, क्या मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है इनका? आप देखिए वहां पे मुस्तैद रहते हैं, किसी भी एक मंत्री की वहां पे ड्यूटी लगाई है कि अगर कहीं पे आपदा आ रही है, रोड टूट रही है, किसी यात्री को असुविधा हो रही है,
तो उसकी मॉनिटरिंग करके उस समस्या का समाधान हो। आज अगर किसी यात्री से पैसे लेकर आगे उसको बढ़ाया जा रहा है, अगर रोड खराब है, अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाती है तो कौन जवाबदार होगा? आप हेली सेवाओं का किराया जरूर बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप सुविधाएं क्या दे रहे हैं ये तो आप बताइए। वहां पे जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, आप तो पहले आपने कह दिया यात्रा शुरू हो गई, वहां पे जितने व्यापारी हैं सब तैयारी में रहेंगे कि हमारे यहाँ श्रद्धालु आएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक दिन बाद आप कह देते हैं कि हमने यात्रा रोक दी है। इनके रोजी रोटी की जो इनके सामने समस्या आती है उसके लिए कौन सोचेगा? सरकार इनके लिए कोई पैकेज दे रही है कि जब हमारी कभी यात्रा रुक जाती है, वहां पे हमारे श्रद्धालु लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो सरकार हर महीने का आपको ये देगी, क्षतिपूर्ति आपको देगी। ऐसी सरकार ने कोई भी नीति नहीं बनाई है और ना ही मैं समझता कोई नियत सरकार की है। आज पूरे प्रदेश का जो युवा है, जो हमारा पहाड़ का जो युवा है, हम पलायन रोकने की बात करते हैं, पलायन कैसे रुकेगा? हम स्वरोजगार से जोड़ने की बात करते हैं, स्वरोजगार से लोग कैसे जुड़ेंगे? जब वहां पे यात्री आएंगे, जब वहां पे टूरिस्ट आएगा, जब हमारे होटल वहां पे भरे रहेंगे, जब हमारे युवाओं को वहां पे काम मिलेगा। जब आप यात्रा रोक देंगे, यात्रा तो तभी रुकती है कि भाई जब वहां पे रोड टूटी हो, कोई वहां पे आपदा आई हो, आगे जाने के लिए मार्ग क्षतिग्रस्त हो, तो सरकार को ये सारी चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यात्रियों की जो सुरक्षा है वो सरकार के भरोसे, और जिलाधिकारियों को आपने अधिकृत कर दिया कि आप निर्णय लेंगे, लेकिन जो निर्णय है उसको भी तो आप बताइए कि ये स्थिति जो बनती है, आपदा तो आएगी, यानी स्पष्टता नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं, कम से कम श्रद्धालुओं तक, यात्रियों तक सही बात ही नहीं पहुंच पा रही कि कौन से मार्ग खुले और कौन से नहीं खुले। यही वजह है कि देखिए अव्यवस्थाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उनका सामना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना पड़ रहा है। गंगोत्री धाम से तीर्थ पुरोहित राजेश जी लगातार बने हुए। राजेश जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। राजेश जी, बिल्कुल ठीक कहा था अरुण शर्मा जी ने कि आर्थिकी निर्भर करती है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो व्यवसायी वर्ग है और पूरी तरीके से चार धाम यात्रा जब चलती है उन पर ही निर्भर करता है, बल्कि कई बाहर से भी लोग जाते हैं जो इस दौरान काम करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस कह लें, व्यापार कह लें, पूरी तरीके से तो ठप रहता ही है। साथ ही साथ एक उम्मीद जगती है जब सरकार की ओर से कहा जाता है कि दोबारा से यात्रा शुरू की जा रही है। क्या वाकई मार्ग इतने तैयार हो गए हैं, क्योंकि गंगोत्री की भी शुरू कर दी गई है, ये बताया गया है, क्या वाकई मार्ग इतने ठीक है कि लोग आगे बढ़ सके? और ये सुनिश्चित करने के लिए कौन बैठा है कि उतनी ही मात्रा में लोग आगे जा रहे हैं जितना सुरक्षित है आंकड़ा? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है कि रोड कितनी सुरक्षित है, कितनी, इसका तो कोई पैमाना नहीं है मैडम कि हम ये कह दें कि ये रोड जो है 100% सुरक्षित हो गई। पहाड़ों की रोड है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। जिन ड्राइवरों के, जिन वाहनों के माध्यम से आप गाड़ियों को आगे भेज रहे हैं, क्या उन गाड़ी वालों पे लिखा है कि ये सुरक्षित है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां जहां रोडें बंद है, प्रशासन के द्वारा जो बीआरओ है उसके द्वारा रोडें खोल दी गई है। लेकिन जितने लोग हैं, सब पहाड़ से जुड़े लोग हैं, सब जानते हैं कि पहाड़ों में जब आपदाएं आती है तो 2-3 महीने 4 महीने जो है विसंगतियां रहती है। जहां जहां अपना रोडें खराब रहती है वहां पर से गाड़ियां निकालने में थोड़ा सा दिक्कतें रहती है, लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं है कि वहां से गाड़ियां बिल्कुल नहीं निकलेगी। लोड गाड़ियां निकल रही है, बड़े बड़े डंपर निकल रहे हैं, आर्मी की गाड़ियां निकल रही है, और स्थानीय जो हमारी गाड़ियां हैं, छोटे जो पिकअप हैं, ये सब निकल रहे हैं, छोटी गाड़ियां निकल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो निकलने की होती है गाड़ियों की कि गाड़ियां नीचे लगती है, क्योंकि उबड़ खाबड़ रहता है तो गाड़ियां नीचे लगती है। ऑल्टो जैसी गाड़ी वहां से निकल जा रही है और फिर प्रशासन कहता है कि टेम्पो ट्रेवल नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो नीचे लगेगा। अरे जब ऑल्टो निकल जा रहे हैं तो टेम्पो ट्रेवल कहां से लगेगा? उसके ग्राउंड क्लियरेंस तो ऊपर होता है। तो हमने तो सरकार से कहा है कि जो आप यात्रियों को अनावश्यक रूप से जो जगह जगह रोक करके जो है स्थानीय वाहनों में भेजने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे जो है बहुत बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। आज मेरे कुछ लोग थे जो अहमदाबाद से आए, उन बेचारों की इतनी स्थिति हो गई कि वो परेशान हो गए। उनको पहले यमुनोत्री आना, गंगोत्री जाना, फिर केदार बद्री जाना था, उनको उल्टा जाना पड़ा, केदार बद्री जाना पड़ा, फिर वो गंगोत्री आए, अब उनको कल यमुनोत्री जाना है। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है, जो हमारा बजट था उस बजट में जो है हमारा जो है दुगना हो गया मामला, हमको जो है घर से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं अपने अकाउंट में, तब जाके खर्चा करना पड़ रहा है। अब उनको 8,000 रुपए का जो है अतिरिक्त जो है जो चारधाम के लिए गाड़ी की है, वो गाड़ी वाला तो अपना पूरा पैसा लेगा, लेकिन 8,000 रुपए यहाँ भी देना पड़ेगा। अगर आप यमुनोत्री में भी शटल सेवा कर देंगे वहां भी देना पड़ेगा। तो यात्री के तो ये जेब से जाएगा। 2 दिन की यात्रा, 4-6 दिन की यात्रा आपने 9 दिन में करा दी, तो कहीं ना कहीं इससे विसंगतियां हो रही। हमारा स्पष्ट कहना है, प्रसाली जी मेरी बात को सुन रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से, कि अनावश्यक रूप से नहीं, पर अगर यदि कहीं पर बड़े वाहनों की दिक्कतें हैं तो उनको रोका जाए, उनके लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था की जाए। लेकिन जो छोटे वाहन हैं, चाहे टेम्पो है, ट्रेवल है, और आपका जो है बोलेरो है, मैक्स है,
ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक संदेश देने के लिए, ये बताने के लिए यात्रा मार्ग पे हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, जल्द से जल्द यात्रा को शुरू कर दिया गया, बजाय इसकी चिंता किए कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इन्हें कितनी हम सुरक्षा प्रदान कर पा रहे हैं, या सिर्फ एक क्योंकि चारधाम पर चर्चा है, विपक्ष आवाज उठा रहा है, तो बस जल्द से जल्द यात्रा शुरू करनी है? देखिए गरिमा, यात्रा तो शुरू कर दी गई है, अब उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अभी तक जो सूचनाएं हमारे पास मिल रही थी वो स्थिति ये हो रही थी कि पहले यात्री जो यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री जा रहा था, जाता था, एक परंपरा है, ये परिक्रमा मानी जाती है हिमालय की। तो अब थोड़े दिन से ये हो रहा था, उल्टा हो रहा था कि पहले उसे बद्रीनाथ भेज दिया जाता था, फिर केदारनाथ भेज दिया जाता था, तब वो गंगोत्री आ रहा था, तब यमुनोत्री आ रहा था। तो एक सिस्टम गड़बड़ा गया था, ये बारिश के कारण और आपदा के कारण जो सड़कें टूटी थी हमारी, उसके कारण ये सिस्टम सारा गड़बड़ा गया था। तो अब फिर से अगर सारे मार्ग सुचारू होते हैं तो वो यात्रा उसी पैटर्न पे चलेगी जिस पैटर्न पे आज तक चलती आई है। अब ये जो दिक्कतें हैं आपदा वाली, इससे देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हमारा आपदा और पहाड़ का चोली दामन का साथ है। हम जितने भी लोग हैं हम सब जानते हैं आपदा हर साल आती है और हर साल मार्ग बंद होते हैं, हर साल उसके बाद खुल जाते हैं, थोड़ी देर बाद खुल जाते हैं, या थोड़ी देर में खुलेंगे तो अगले दिन खुल जाएंगे, और तब तक प्रशासन उनके रहने की, खाने की सब व्यवस्था कर रहा है। और इस बार भी करी है, लगातार ये निर्देश है सारे डीएम को, एसडीएम को कि यात्री को रास्ते में किसी तरह की परेशानी ना होने पाए। तो ये देखिए, ये एक तरीका है कि यात्री आ रहा है उत्तराखंड के अंदर, वो यहां से एक अच्छा संदेश लेके जाए, बुरा संदेश लेके ना जाए, ताकि अच्छा संदेश लेके जाएगा तो उसके बाद और उसके गांव के, उसके पड़ोस के, उसके आसपास के, उसके रिश्तेदार यहाँ आते हैं। और अगर नेगेटिव संदेश लेके जाएगा, बुरा संदेश लेके जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो उत्तराखंड के लिए हानि बिल्कुल। होगी। और चारधाम तो वैसे भी बचना विदेश चाहिए। तक के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो एक अच्छा संदेश, एक अच्छा अनुभव लेकर जाइए, प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है कि प्रशाली साहब अगर ये बात सुन रहे होंगे तो इस पर ध्यान भी जरूर दिया जाएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने। गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा को फिर से बहाल कर दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर यात्रियों के सामने कई सारी समस्याएं भी हैं, जिनको लेकर विपक्ष सुरक्षित यात्रा सरकार को, श्रद्धालुओं को न दे पाने का आरोप लगा रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।